नमस्कार। करनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज बारी है राजस्थान ज्योग्राफी विद मैपिंग की। हाँ जी, आज हम बात करेंगे राजस्थान के खनिज का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं किया है अभी तक, या राजस्थान के खनिज का पार्ट फर्स्ट यदि अभी तक नहीं देखा है, तो हमारे चैनल करनॉमिक्स पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इससे पहले हम सारा कुछ पढ़ चुके थे कि इसका क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ खनिज क्या होते हैं, और हम धात्विक खनिजों को भी क्लियरली यहाँ पर देख चुके थे। अब हम बात करेंगे अधात्विक खनिजों की। ठीक है, आज हम बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। सबसे पहले अधात्विक खनिज होते क्या हैं, देखिए। अधात्विक खनिज परतदार अथवा अपसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ऐसे खनिज जो अधातु से प्राप्त होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं, यानी जिनमें अधातु नहीं होती वो अधात्विक खनिज होते हैं। क्लियर है? जैसे कि रॉक फास्फेट है, चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम, एस्बेस्टॉस, वुलेस्टोनाइट, पन्ना, हरी अग्नि या एमरल्ड, चूना पत्थर, गार्नेट, तांबा, रत्नमणि, ग्रेनाइट, संगमरमर इत्यादि जो हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉक फास्फेट की। हाँ जी, रॉक फास्फेट का उपयोग किया ये खाद बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में और जंग रोधी लेप में काम आता है। इसके साथ साथ एक खाद व लवड़ी भूमि के उपचार में भी काम आता है। इसके वितरण की यदि हम बात करते हैं तो देश का 90% रॉक फास्फेट जो है वो राजस्थान में मिलता है। सबसे अधिक मिलता है उदयपुर में। ठीक है, झामर कोटदा, नीमच माता, बेलगढ़, कानपुरा, सीसरमाया, भिंडर। ज़्यादातर झामर कोटदा को लेकर क्वेश्चन आता है कि झामर कोटदा जो है उसमें यह रॉक फास्फेट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो मेनली हमें झामर कोटदा यहाँ पर याद रखना है। जैसलमेर में भी मिलता है ये, सीकर, बांसवाड़ा में, और झामर कोटदा जो कि उदयपुर में है उसमें रॉक फास्फेट बेनिफिशियल संयंत्र भी लगाया गया है, इसीलिए इसको लेकर क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ साथ फ्रांस की सोफ्रा माइंस ने रॉक फास्फेट परिशोधन संयंत्र लगाने का भी प्रतिवेदन दिया है। तो ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछ लेते जो है वो कौन सा देश है जो कि रॉक फास्फेट के परिशोधन के लिए राजस्थान की मदद कर रहा है, तो उसका आंसर होगा यस, फ्रांस। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर हमने देखा भी होगा, ज़्यादातर इसका उपयोग जो होता है सीमेंट उद्योग में होता है। इसके साथ साथ इस्पात या चीनी परिशोधन में भी चूना पत्थर काम में आता है। इसके वितरण को देखते हैं तो राजस्थान में सबसे अधिक सर्वव्यापी खनिज है जो कि पाया जाता है। चूना पत्थर जो होता है 3 प्रकार का होता है, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। ठीक है, तो चूना कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। केमिकल ग्रेड में जोधपुर, नागौर में अत्यधिक पाया जाता है। स्टील ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो जैसलमेर में, उदयपुर में पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें आपको करा रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं जो एग्जाम में नहीं आती, फिर लगता है हमने पढ़ा तो बहुत लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका रीज़न यही है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यहाँ हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कवर की हैं। अब हम बात करते हैं अभ्रक की। और यहाँ जितने भी हमने खनिज संसाधन लिए हैं वो हैं जिनमें से क्वेश्चन आरपीएससी में, चाहे वो आरएएस हो या इसके अलावा आरपीएससी जितनी भी वैकेंसी जितनी भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उनसे रिलेटेड हो, तो जहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है उन सारे खनिज संसाधनों को जो है, मिनरल्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। और जिस तरीके के क्वेश्चन, चूँकि इसमें 4 पॉइंट्स मेनली पूछे जाते हैं, या तो पूछा जाता है इसका यूज़ क्या है, या इसका वितरण क्या है, या फिर पूछा जाता है कि वो धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। इसके साथ साथ इसके कंजर्वेशन को लेकर या इसकी माइंस को लेकर भी क्वेश्चन आता है, जिसको हम अगले पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अभ्रक की। अभ्रक के उपयोग देखते हैं। तो अभ्रक के विद्युत का एक कुचालक होता है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है विद्युत सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। झारखंड और राजस्थान के बाद अभ्रक का राजस्थान में तीसरा स्थान है। तो अभ्रक को लेकर क्वेश्चन जो हैं वो कई बार आरपीएससी के एग्जाम में आए हैं। गैग्नेटाइड, पैगमेटाइड इसके 2 प्रमुख अयस्क होते हैं। अयस्क को लेकर भी हमने पढ़ा था कि अयस्क क्या होते हैं। अयस्क वो होते हैं, मतलब वो प्राथमिक रूप होता है जो खानों में से निकाला जाता है। ठीक है, तो अयस्क के बाद जो है वो उनमें से और जो भी मिनरल्स है वो प्राप्त होते हैं। तो ये इसका अयस्क कौन सा है अभ्रक का? गैग्नेटाइड और पैगमेटाइड। सफ़ेद अभ्रक को रूबी अभ्रक, गुलाबी अभ्रक को बायोटाइड कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद को क्या बोलते हैं? रूबी, और गुलाबी को बायोटाइड।
ठीक है। अभ्रक के चूरे से चादरें बनाना माइकेनाइट कहलाता है। अभ्रक के चूरे से क्या बनाई जाती हैं? चादरें, जिसको क्या बोलते हैं? माइकेनाइट। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है, क्योंकि आपको दे देते हैं 1 2 3 निम्न में से कौन सा सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, तो इसलिए यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हो सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं। इसके वितरण को देखते हैं तो अभ्रक की ईंट जो है वो भीलवाड़ा में बनती हैं। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक जो है पाया जाता है तांता, टुंका, फूलिया, शाहपुरा, प्रतापपुरा में। ठीक है। उदयपुर में, चंपागुड़ा में, सरवाड़गढ़ में और भगतपुरा में। इसके साथ अजमेर, जयपुर, सीकर, बूंदी, डूंगरपुर में भी अभ्रक जो है वो पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। जिप्सम का उपयोग यदि हम देखते हैं तो जिप्सम का प्रमुख उपयोग सीमेंट उद्योग में तथा रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। भूमि की जो क्षारीयता होती है जब बढ़ जाती है तो किसान मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाता है। ठीक है। तो क्या होता है? बेस और एसिड। हाँ, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है क्षार भर जाता है भूमि में, तो मिट्टी को अम्लीय बनाने में जो है जिप्सम का उपयोग होता है। तो रासायनिक उर्वरक के रूप में यूज होती है। इसे सेलर बडी, हरसौट या खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। गांव किसान अपनी भाषा में से हरसौट या खड़िया मिट्टी भी कहा जाता है। जिप्सम का रबेदार रूप जो है वो सेलेनाइट कहलाता है। इसके वितरण की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ में सबसे अधिक जो है जिप्सम राजस्थान में प्राप्त होता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पूरे देश का 90% के आसपास का जो जिप्सम है वो राजस्थान में प्राप्त होता है। तो हनुमानगढ़ के किशनपुरा पूर्वसर में जिप्सम प्राप्त होता है। इसके बाद नागौर में सर्वाधिक, भदवाली में और मांगलो, धांकोरिया में, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर में भी जिप्सम पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्बेस्टॉस की। देखिए, एस्बेस्टॉस का उपयोग क्या है? ये सीमेंट के चादरें, पाइप, टाइल्स, बॉयलर्स निर्माण में जो इसका उपयोग किया जाता है। बॉयलर्स आपको पता है कि जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं, पावर ग्रिड की बात करते हैं, तो उस स्थिति में उस सिचुएशन में जो है वो बॉयलर्स उपयोग होते हैं। ठीक है, बिजली के निर्माण में। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयलर्स में, टाइल्स आपको पता ही घर में लगती हैं, पाइप, चादरों में भी एस्बेस्टॉस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रकृति जो हमें खनिज संसाधन देती है वो कितने उपयोगी होते हैं। देश का 90% जो है एस्बेस्टॉस राजस्थान में मिलता है। इसे मिनरल सिल्क भी कहा जाता है। एम्फीबोलाइट और क्राइसोलाइट 2 किस्में हैं एस्बेस्टॉस की। राजस्थान में एम्फीवॉल किस्म मिलती है जिसे एम्फीबोलाइट भी कहा जाता है। इसके वितरण को देखते हैं। सबसे अधिक एस्बेस्टॉस कहाँ पे मिलता है? उदयपुर में। यस। उसके बाद राजसमंद और डूंगरपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं बुलेस्टोनाइट। इसका उपयोग है पेंट बनाने में, कागज, सिरेमिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसका वितरण सर्वाधिक ये मिलती है सिरोही, अजमेर, उदयपुर और डूंगरपुर में राजस्थान में ये प्राप्त होता है। देखिए, राजस्थान खनिजों का अजायब घर ऐसा ही नहीं है। लगभग सारे खनिज जो है राजस्थान में प्राप्त होते हैं। पन्ना या हरी अग्नि या एमरोल्ड। पन्ना का मुख्य उपयोग क्या? आभूषण। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पन्ना हरे कलर का होता है ये। ठीक है, हरे कलर का जो पहनते हैं ना वो पन्ना कहलाता है। कुछ लोग पहनते भी हैं क्योंकि कहते हैं कि इससे व्यापार में वृद्धि होती है, शांति प्राप्त होती है इत्यादि। इसका वितरण यदि देखते हैं तो राजस्थान में उदयपुर के काला गुमान में पन्ना अत्यधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ राजसमंद, अजमेर में भी ये पाया जाता है। ब्रिटेन की माइंस मैनेजमेंट कंपनी ने बुबानी यानी अजमेर से कमगुड़ा, राजसमंद व नाथद्वारा तक फाइन ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी का पता लगाया है। कहाँ से? अजमेर, राजसमंद तक। ठीक है, अजमेर से, यानी बुबानी गुड़ा, गमगुड़ा से लेकर नाथद्वारा तक। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप बता सकते हैं कि क्या आपने पन्ना पहना है, तो आपको क्या सच में ये लगता है कि इसका जोशी रूप में सच में बहुत ज़्यादा जो इसका महत्व है। चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। चीनी मिट्टी का उपयोग क्या है? एक तो ये सिरेमिक व सिलिकेट उद्योग में प्रयुक्त होता है, प्लस इसके साथ बर्तन बनाने, खिलौने बनाने में भी चीनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। चीनी, वाइट वाली चीनी मिट्टी नहीं, वो नहीं। चीनी मिट्टी खनिज संसाधन है और ये काफ़ी महंगा, मतलब कहना चाहिए कि मिट्टी में सबसे महंगी मिट्टी होती है चीनी मिट्टी। ठीक है, इसका वितरण यदि देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद चीनी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। बीकानेर, सवाई माधोपुर, सीकर, उदयपुर इत्यादि में चीनी मिट्टी पाई जाती है। चीनी मिट्टी धुलाई का कारखाना नीम का थाना सीकर में है। तो कई बार क्वेश्चन स्पेशलाइजेशन के साथ आ जाते हैं कि चीनी मिट्टी धुलाई का कारखाना कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में। अब आगे हम बात करते हैं गार्नेट या तांबा या रक्तमणि की। इसका उपयोग क्या है? गार्नेट का प्रमुख औद्योगिक उपयोग जलजेट काटने में। जलजेट कुछ कहना चाहिए कि कई सारे पदार्थ होते हैं।
ठीक है। तो गार्नेट मुख्यतः जो कि पानी में प्राप्त होते हैं, तो पानी में ऐसे पदार्थों को ख़त्म करने में जो कि हानिकारक होते हैं उनको ख़त्म करने में गार्नेट का उपयोग किया जाता है। लगभग 35% जो है ये जो पानी में जो अनेक प्रकार के बेकार पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, उनको काटने में काम आती है। जल जेट एक प्रकार का कहना चाहिए कि वाटर जेट जो होता है वो एक मतलब एक मशीन की तरह होती है, ठीक है। उसको बनाने में इसका काम आता है, पानी छानने के काम में ये आता है, और अपघर्षण पाउडर बनाने में भी काम में आता है। आपको पता है घर्षण क्रियाएं होती हैं, तो अपघर्षण का पाउडर मतलब यदि कहीं घिसाई हो रही है तो उससे घर्षण अधिक ना हो, तो ऐसा पाउडर बनाने में गार्नेट या तांबा या रक्तमणि जिसे बोलते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इसके वितरण की बात करते हैं तो गार्नेट का उत्पादन केवल राजस्थान में ही होता है, ऐसे कहा जाता है। जेम और एब्रेसिव ये दो प्रकार का होता है। टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर में अत्यधिक गार्नेट, तांबा या रक्तमणि प्राप्त की जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को आपने काफ़ी सुना होगा, जिसका घर नया बना है उसने तो काफ़ी सुना ही होगा कि हम ग्रेनाइट लगवाएंगे अपने किचन में। तो बेसिकली ग्रेनाइट वो कई कलर का होता है, लेकिन ब्लैक कलर का ग्रेनाइट जो होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसको किचन की स्लैब लगाने में अत्यधिक यूज किया जाता है। तो इसका उपयोग इमारतें बनाने में किया जाता है। इसका वितरण यदि देखते हैं तो देश में राजस्थानी एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ विभिन्न रंगों का ग्रेनाइट मिलता है। ज़्यादातर ग्रेनाइट जो है हम यूज़ करते हैं किसका, ब्लैक कलर का अपनी किचन में। सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ पर प्राप्त होता है, राजस्थान में, जालौर में। गुलाबी ग्रेनाइट बाबरमाल जालौर में, मरकरी लाल सिवाना गुंगेरिया बाड़मेर में। काला ग्रेनाइट जो है वो काला डेरा जयपुर में, देखो ये तो इजीली आप याद कर सकते हैं, बादनबाड़ा और समालिया में। पीला जो है वो पीथला गांव में, और नवीनतम भंडार जो है बाड़मेर, अजमेर, दौसा में ग्रेनाइट के प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे जितने भी धात्विक खनिज हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट खनिज है, अधात्विक खनिज है, जिसका उपयोग जो है और जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जिसको लेकर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, वो है संगमरमर। संगमरमर की बात करते हैं, इसे हम मार्बल कहते हैं आम भाषा में। इसका उपयोग मुख्यतः इमारतें बनाने में आता है। संगमरमर की कहाँ पर, और आगरा में भी संगमरमर का, आगरा के ताजमहल में भी संगमरमर का उपयोग हुआ है, आपके घर में भी होगा। इसके वितरण की बात करते हैं तो सफ़ेद संगमरमर राजसमंद और मकराना में, हरा काला डूंगरपुर कोटा में। कई बार देखो क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये हरा काला संगमरमर राजस्थान में कहाँ पर प्राप्त होता है, डूंगरपुर कोटा में। काला भैंसलाना में, भैंस कैसी होती है, काली, तो काला संगमरमर कहाँ पे मिलेगा, भैंसलाना में। धौलपुर में कैसा, लाल, है ना, लाल रंग जो है वो धुलता नहीं आसानी से, है ना। गुलाबी भरतपुर में। हरा, आपने बंसी पहाड़पुर का नाम सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर कौन सा पत्थर पाया जाता है ये आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि भारत की संसद में भी बंसी पहाड़पुर के पत्थर का उपयोग हुआ है। इसके साथ साथ अब जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसमें भी भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के पत्थर का उपयोग होगा। तो वो कौन सा पत्थर है वो आपको हमें बताना है। भरतपुर में गुलाबी संगमरमर, हरा या सर्पेंटाइन संगमरमर उदयपुर में, हल्का हरा डूंगरपुर में जो है वो प्राप्त किया जाता है। उसका बादामी है, पीला है, सफ़ेद है, लाल पीला है, 7 रंग का है, धारीदार है। संगमरमर की मंडी, ये देखो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान में संगमरमर की मंडी कहाँ पर है, किशनगढ़ में। संगमरमर की मूर्तियाँ अत्यधिक राजस्थान में कहाँ पर बनाई जाती हैं, जयपुर में। संगमरमर की जाली सबसे ज़्यादा कहाँ पर फेमस है, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में, वहाँ से प्राप्त बनाई जाती हैं, ठीक है। राजस्थान में भारत का लगभग 95% संगमरमर जो है वो मिलता है। राजस्थान में कैल्साइटिक व डोलामाइटिक 2 किस्में संगमरमर की मिलती हैं। संगमरमर के खनन में राजसमंद का प्रथम स्थान है राजस्थान में। आपने सुना होगा राजस्थान में मार्बल की फैक्ट्रियां हैं, मार्बल सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित होता है, ठीक है। आपको अच्छे से अधात्विक खनिज समझ में आए होंगे, क्या होते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से इनका वितरण क्या है, इनका उपयोग क्या है, वो सब हमने यहाँ पर डिटेल में देखा। अब हम बात करते हैं तीसरा और इम्पॉर्टेंट है ऊर्जा खनिज। यस, आगे जो मिनरल्स की बात आती है, हालांकि क्लियरली मेंशन तो नहीं किया गया है आपके सिलेबस में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने इसको कवर किया है। ऊर्जा खनिज की बात करते हैं तो आज इस वीडियो में केवल हम परंपरागत ऊर्जा खनिजों को पढ़ेंगे। उसके बाद अपरंपरागत ऊर्जा खनिज और माइंस कौन कौन सी हैं भारत में, खनिज के लिए कौन कौन सी खाने हैं और कौन कौन से जो है वो
अन्य सरकार की इकाइयां हैं जो कि काम कर रही हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन पार्ट 3 में, और उसमें राजस्थान के खनिज वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे अब हम बात करते हैं ऊर्जा खनिज की, जिसमें हम बात करेंगे परंपरागत ऊर्जा खनिज। परंपरागत ऊर्जा खनिज होते क्या हैं? देखिए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है, यानी इनको एक बार उपयोग में लेने के बाद एक्सक्यूज मी, यानी इनको एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, एक बार यूज़ में आपने ले लिया, उसके बाद दोबारा इनका उपयोग नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है वो, और इनको बनने में कई साल लगते हैं। कोयला को कई और करोड़ों सालों में कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है, प्राकृतिक गैस बनती है। तो ये कौन से होते हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहे जाते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। कोयले का उपयोग क्या आप सब जानते हैं, बिजली बनाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग जब हम जलाते हैं तो ये गर्मी हमें प्रदान करता है। इसके साथ साथ औद्योगिक स्थिति की एक विस्तृत श्रृंखला में भाप बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन के स्रोत के रूप में अपनी भूमिका के अलावा कोयला रासायनिक उद्योग के लिए भी कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी जितने भी केमिकल उद्योग इत्यादि हैं उनमें भी कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग होता है। दैनिक जीवन में उपयोग में की जाने वाली हजारों वस्तुओं का उत्पादन जो है कोयले से किया जाता है। तो कोयले का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो होता है। कोयले की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, कोयला जो है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट, यानी कि ए, उसके बाद आपका पी, उसके बाद आपका एल और उसके बाद आपका पी। देखिए, ए भी तो आप याद रखेंगे, उसके बाद एल और पी, वैसे भी आप याद कर सकते हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकली आप देखो तो सबसे पहले ए आता है, फिर बी, उसके बाद एल आता है, एल एम एन ओ पी, पी बाद में आता है। इसी तरीके से इनका क्रम है, किसमें? कार्बन की मात्रा के आधार पर। देखिए, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक होती है और ये कोयला मजबूत, चमकदार होता है, जलने पर धुआं भी बहुत कम छोड़ता है। ठीक है, और जलने पर इसकी राख भी बहुत कम बनती है। इसका प्रयोग घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। दूसरा होता है बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 78 से 86% तक होती है। कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत संचारित ऊर्जा के इंजनों में किया जाता है। इस कोयले से कोक का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, उसका तीसरा होता है लिग्नाइट। ये कोयला जो है भूरे रंग का होता है, स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 28% से लेकर 30% और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन से कोयले का? मुख्यतः लिग्नाइट, क्योंकि लिग्नाइट एक्चुअली भारी मात्रा में पाया भी जाता है ना। हमें रॉ मटेरियल के रूप में लिग्नाइट कोयला अत्यधिक प्राप्त होता है, इसलिए जो है वो लिग्नाइट कोयले का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में अधिक किया जाता है। उसके बाद पीट, यह कोयले के निर्माण के पहले की अवस्था होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है और यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक होता है। यानी सबसे पहले मान लीजिए कोई भी पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ कोई भी भूकंप आया है, कुछ भी ऐसा हुआ करोड़ों साल पहले, तो वो पेड़ जो है इस मिट्टी में जो है वो दब गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये दबा तो उसके बाद सबसे पहले क्रम का जो, यानी जिसको बहुत कम समय तक दबा रहा, वो तो यानी सबसे ऊपर लेयर पे दबा रहा, वो पीट हो गया, फिर नीचे, फिर वो लिग्नाइट हो गया, फिर नीचे बिटुमिनस हो गया, ए एंथ्रेसाइट, यानी सबसे अधिक समय तक जो दबा रहा और वो सबसे अच्छा कोयला जो है बनकर निकला। यानी कि यदि आप भी जितना अधिक संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे तो आप जरूर क्या बनेंगे? सबसे उच्च क्वालिटी का व्यक्ति। ठीक है, इसके वितरण की यदि हम बात करते हैं, राजस्थान में टर्शरी युग का लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। ठीक है, हमने कहा लिग्नाइट का सबसे सर्वाधिक उपयोग जो है विद्युत ईंधन बनाने में या विद्युत बनाने में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो राजस्थान में भी लिग्नाइट कोयला मिलता है टर्शरी युग का। ठीक है, तो इसका मतलब इसे दबे हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कोयले के भंडारों की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में कोयले का सर्वाधिक भंडार व उत्पादन में बाड़मेर का प्रथम स्थान है। बाड़मेर, कपूर्नी, जलिया, गिरल, कसनौ, गुड़ा इत्यादि। उसके बाद बीकानेर में, उसके बाद नागौर में जो है वो कोयला प्राप्त होता है।
ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम के दाम तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है इसको कम करने की, लेकिन वो जितनी तेज़ी से दाम बढ़ाती है उतनी तेज़ी से घटाती नहीं है। जिस मात्रा में दाम बढ़ाती है पेट्रोल का, उस मात्रा में कम नहीं करती है। लेकिन आप देखिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वैश्विक मार्केट में पेट्रोल की जो कीमत है, क्रूड ऑयल की कीमत अत्यधिक कम है, या कहना चाहिए जीरो है। एक बार तो ऐसा हुआ था, नेगेटिव भी हो गई थी। ऐसी स्थिति में भी भारत में पेट्रोल के दाम इतने अधिक हैं, है ना, और बढ़ भी रहे हैं, तो उसका क्या मुख्य कारण है? आप चाहें तो इसका जवाब भी हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वैसे मेरा मानना है कि इसका मुख्य कारण ये है कि देखिए सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पेट्रोल खरीद भी रही है, सरकार सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो है पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पेट्रोलियम के उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग ईंधन व अन्य औद्योगिक उपयोग में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के लिए किया जाता है। काला सोना और तरल सोना भी इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? काला सोना है, तरल सोना है। इसका वितरण को देखते हैं तो राजस्थान में 4 पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र हैं। राजस्थान सेल्फ, जिसमें जैसलमेर और कुछ मात्रा में बीकानेर भी शामिल है। उसके बाद बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसमें बाड़मेर और सांचौर शामिल है। बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, चूरू शामिल है। विंध्य बेसिन, जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़, अंशतः बूंदी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा शामिल है। ठीक है, यानी पार्शियल रूप में जो है बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा भी इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, बाड़मेर सांचौर वाला जो बेसिन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसके कुछ प्रमुख कुएं देख लेते हैं। सबसे पहला है मंगला, ठीक है, जिसमें हम मंगला, विजया, ऐश्वर्या और भाग्यम, कामेश्वरी, रागेश्वरी। ठीक है, यानी MBA और बेकार नहीं गई, क्या हुई है? काम आई है। तो प्रथम तेल का कुआं है मंगला, जो कि अगस्त 2009 में राजस्थान में खोजा गया था, और ये इसकी खोज की थी केयर्स एनर्जी ने। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंतर्गत आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आ जाता है, वो है पचपदरा रिफाइनरी को लेकर। देखिए, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2018 के RS प्री में, इसमें से क्वेश्चन आया भी था। तो पचपदरा रिफाइनरी जो है, इसकी शुरुआत या इसका ऐलान सबसे पहले 2005 में हो। उसके बाद 2008 से लेकर 2013 में रिफाइनरी को सबसे पहले बाड़मेर के पचपदरा में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। HPCL के साथ रिफाइनरी लगाना तय किया गया था, और HPCL ने मार्च 2013 में राजस्थान सरकार के साथ इस रिफाइनरी के लिए आपसी सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। उसके 2013 में रिफाइनरी का शिलान्यास करवाया गया, परंतु ये इसका उद्घाटन जो है वो नहीं हो पाया। उसके बाद 2018 में कहीं जाके जनवरी में इस रिफाइनरी का जो है उद्घाटन हुआ, और ये रिफाइनरी जो है वो शुरू हुई। रिफाइनरी को पूरा करने का मूल समय सीमा जो है अक्टूबर 2022 है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से अब 4-5 महीने से जो है रिफाइनरी में काम बंद है, या उस मात्रा में नहीं हो पा रहा जिस मात्रा में होता था। तो इस कारण जो है इसमें हो सकता है कि डिले हो। तो 2022 की जगह 2023 में जो है ये रिफाइनरी जो है वो बनके तैयार हो। जबकि वाणिज्य संचालन के लिए कहा जा रहा है कि 2023 तक जो है इस रिफाइनरी का काम शुरू होगा। HPCL का इसमें 74% स्टेक है, और राजस्थान सरकार का इसमें 26% स्टेक है। ठीक है, यानी HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में जो है कार्य करेगी। इसके साथ साथ 50% से अधिक जो योगदान है, उसके साथ साथ भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका प्रमुख ऋणदाता है। ठीक है, क्लियर है? आप समझ पाए अच्छे से? यहाँ पर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मैं दे देती हूँ। वो ये था, मैंने ये आपसे कहा था कि क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम है, और ये भी कहा जा रहा है कि नेगेटिव हैं, जीरो हैं। उसके बावजूद राजस्थान में जो लगातार जो है वो पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, इसका एक मुख्य कारण मुझे ये दिखाई देता है। सबसे पहला तो ये सरकार को जो है पेट्रोलियम से बहुत अधिक रेवेन्यू जो है वो जनरेट सरकार का होता है। ठीक है, चूँकि कोविड-19 की वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा सार्वजनिक व्यय करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू जनरेट जो है वो लगातार होता रहे, और उसमें जो इतनी ज़्यादा सार्वजनिक व्यय बढ़ा है उसकी पूर्ति की जा सके, इसलिए एक तो पेट्रोलियम के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा जो कारण मुझे प्रतीत होता है वो ये कि सरकार खुद भी ये चाहती है कि ऐसी पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो ज़्यादा किए जाएं, जिससे कि जो है वो सड़कों पर गाड़ियां कम से कम उतरें और प्रदूषण भी क्या हो, कम से कम हो। तो ये दो मुख्य कारण जो है वो मुझे दिखाई देते हैं कि प्रदूषण
अगर पेट्रोल डीजल के दाम अधिक होंगे तो लोग कम सड़कों पे गाड़ियाँ चलाएंगे, तो प्रदूषण कम होगा। इसके साथ साथ सरकार को जो है बहुत अधिक रेवेन्यू जो है इससे जनरेट होती है, तो इसीलिए भी वो इस पर जो है वो बहुत अधिक टैक्सेस लगा के रखती है। और ऐसी स्थिति में जब कोविड-19 के दौर में सरकार को बहुत ज़्यादा सामाजिक व्यय करना पड़ रहा है, तो इस सरकार का आय का एक बहुत बड़ा संसाधन है। तो ये 2 मुख्य कारण जो है मुझे समझ में यहाँ पर आते हैं। तो मैंने कहा था कि पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, उसके बाद आपको इससे लेकर बात करूँगी। तो आपको और क्या कारण दिखता है, आप इसके बारे में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, खाद्य निर्माण में, ठीक है, विद्युत बनाने में, नगर गैस वितरण में, घरेलू गैस उपयोग में, वाहनों के ईंधन के रूप में, कारखानों के ईंधन के रूप में जो है प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। आपको पता ही है ना। एक्चुअली प्राकृतिक गैस होती क्या, देखिए नेचुरल गैस जो होती है कई गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें मुख्य क्या होती है, मीथेन, बहुत सारी गैस, और हर गैस मीथेन हुई, प्रोपिलेन हुई, अन्य बहुत सारी जो है वो इसका जो है वो काम में आती हैं। जैसे कि एलपीजी है, वो क्या प्राकृतिक गैस है, ठीक है। लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है ना, एलपीजी आपके जो गैस सिलेंडर में काम आती है ना, पेट्रोलियम गैस जिसे बोलते हैं। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है, यानी जहाँ पर जैसे पेट्रोलियम के कहाँ पर मिले हैं, मंगलम, भाग्या, ऐश्वर्या, तो वहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार भी, प्राकृतिक गैस भी वहाँ से निकाली जाती है। तो ये जीवाश्म ईंधनों के साथ ही पाई जाती है प्राकृतिक गैस, ठीक है। इसके वितरण की यदि बात करते हैं, राजस्थान में सबसे पहला भंडार जैसलमेर के घोटारू में मिला। उसके बाद जैसलमेर के घोटारू, मनिहारी टिब्बा, डांडेवाला, तनोट, गमनेवाला, ठीक है, रामगढ़, कमलीवाल इत्यादि में। उसके साथ साथ जैसलमेर के रामगढ़ में गैस आधारित बिजली घर भी स्थापित किया गया है। राजस्थान में विभिन्न कंपनियां जो कि प्राकृतिक गैस की खोज कर रही हैं, जिसमें से बानवेर साचौर में शेल इंटरनेशनल है, शाहगढ़ में फोनेक्स ओवरसीज है, बीकानेर नागौर में एरर ऑयल है, और बागेवाला में रिलायंस पेट्रोलियम है। ये इत्यादि जो है राजस्थान में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की जो है वो खोज लगातार कर रही हैं। तो प्राकृतिक गैस भी क्या है, हमारा ऊर्जा संसाधन है, और प्राकृतिक गैस के बिना, पेट्रोल के बिना तो जीवन क्या लगता है, अभी लगभग ऐसा लगता है असंभव सा। तो ये चूँकि अनवनीकरण स्रोत है, इनका दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, तो इनका उचित इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब हम बात करते हैं यूरेनियम की। देखिए ये यूरेनियम हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि राजस्थान में यूरेनियम के भंडार जो है मिले हैं, और कहा जा रहा है कि राजस्थान में यूरेनियम है, इसीलिए हम यूरेनियम को यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, ठीक है, अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण में, गैस विसर्जन उपकरण यानी गैस डिस्चार्ज सर्विस के में इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम आप देख रहे हैं कि यूरेनियम को लेकर कई देशों से हमारे समझौते भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिजली बनाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, परमाणु ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो परमाणु ऊर्जा के रूप में जो यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यूरेनियम के नाइट्रेट, क्लोराइड और सैलिसाइलेट का उपयोग दवाई निर्माण में भी किया जाता है। यूरेनियम एक आणविक खनिज है। पैगमेटाइट्स, मोनोजाइट और चेरेलाइट इसके प्रमुख अयस्क हैं, यानी यहाँ से ये यूरेनियम जो है वो प्राप्त होता है। इसके वितरण को देखते हैं तो उदयपुर, टोंक, सीकर, बूंदी, भीलवाड़ा और इसके नए भंडार डूंगरपुर, किशनगढ़, बांसवाड़ा में प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में जो है वो ये यूरेनियम जो है वो पाया जाता है। तो यूरेनियम को लेकर आजकल काफ़ी सवाल जो है आरपीएससी पूछ रही है, क्योंकि ये राजस्थान के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान में जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं, क्योंकि इसको लेकर हमारे देश में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, और हमें अन्य देशों से जो है यूरेनियम आयात करना पड़ता है और उसके साथ समझौते करने पड़ते हैं अन्य देशों के साथ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे सेशन में एक तो हम अपरंपरागत ऊर्जा खनिज की बात करेंगे, जिसमें हम सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तीनों को लेंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर लेंगे कि कौन सी माइंस हैं और राजस्थान में कौन से खनिजों को लेकर कौन कौन सी जो है वो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।